कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण लगातार मौतें भी हो रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की तो अक्सर हमारे माइंड में केसेस आते हैं, मोर्टेलिटी आती है। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं वो केसेस नहीं, वो आपके मेरे जैसे आम लोग हैं। जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो कैजुअलिटीज़ नहीं, वो आपके मेरे जैसे आम लोग हैं जो कोविड-19 के कारण मारे जा रहे हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कदम उठाने चाहिए थे और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 के साथ इस लड़ाई में सफल हो रही है? प्रॉपर जो काम उन्हें करना चाहिए था क्या वो कर पा रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के कई मामले उठाते हैं, सोशल मामलों में वोकल भी रहते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शेख शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद पल्लवी। आपसे यही समझना चाहूंगी कि अभी तक जितना भी ये कोविड-19 की महामारी जब से शुरू हुई है, आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके के कदम उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 के साथ लड़ाई में सफल रही है या असफल रही है? पल्लवी जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। अब तो ये सफ़र जो है मुझे लगता है मार्च से कहते हैं शुरू हुआ। आज आप देखिए, हम लोग सितंबर में एंटर करने वाले हैं। होना तो ये चाहिए था कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जूं केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, अब तो बात की जा रही है रैंडम टेस्ट कंडक्ट करने की भी। लोगों का विश्वास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से उतना ही कम होता जा रहा है। लोगों का विश्वास जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर, मैं ये आपको कहूँगा कि शिकायत जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए थी, उतनी ही शिकायत जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आप ये देखिए कि लोग अब जिसे कहते हैं कि इवन टेस्ट करवाना भी नहीं चाहते। अब तो सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि लोग सरकार से, सरकार की मशीनरी से और जिसे कहते हैं डॉक्टर से और स्टाफ से दूर भाग रहे हैं, जिसे कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि लोगों का जो विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ख़ास तौर पर और ऊपर से जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं पल्लवी जी, कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि नो, देयर इज़ ए डिफरेंट देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ पेशेंट्स। एक वीआईपी कैटेगरी है, उसके लिए एक अलग सी कार्य प्रणाली काम करती है, जिसे कहते हैं उनके लिए सेपरेट एकोमोडेशंस हैं, उनके लिए इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, उनको लिए जिसे कहते हैं कि मैं ये कहूँगा वेल इक्विप्ड ट्रीटमेंट है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जो एक हमारा आम आदमी है जिसकी अक्कासी मैं करता हूँ, जिसकी तर्जमानी मैं करता हूँ, वो आम आदमी तो बहुत परेशान है। वो हमने सुना था कि क्लासिफिकेशन एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक में है। ये किस तरह की क्लासिफिकेशन हो गई है कि जो आम आदमी है उसे अलग अस्पताल, उसके लिए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, और जो वीआईपी है उनके लिए शायद से वीवीआईपी डेडिकेटेड अस्पताल बन चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं पल्लवी जी, मैंने आपका इंटरव्यू बलविंदर जी का भी मैंने सुना था, उन्होंने भी चिल्ला कर ये बात कही कि ये क्या मामला है कि आपने नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो वीआईपीज को डेडिकेट कर दिया है। और नारायणा सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल था, जो कि हम मानते हैं कि वो हमारे जो माता का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद जिसे कहते हैं जो हॉस्पिटल बना है, एक तो मान लिया कि एक आम आदमी की वहाँ पे पहुँच नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आज लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, तो लोग जिसे कहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन बिना सिफारिश के। और यहाँ तक अब एलिगेशंस की बौछार आ गई है कि अगर आपको नारायणा में जाना है तो मिनिमम जिसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब का या उनके ऑफिस से या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से जो कि एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उसी आदमी का दाखिला जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में हो सकता है। और आप ये देखिए, ये फैक्ट्स बिल्कुल सामने हैं। हमारे मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी के जो सदर, उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो नारायणा चले गए। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी से कहते हैं वो, इसके अलावा कोई भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जिसे कहते हैं हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर या जिसका जम्मू कश्मीर में रसूख है, उन लोगों के लिए नारायणा। और आम आदमी जो है, आम आदमी सिटी हॉस्पिटल, आम आदमी जीएमसी, आम आदमी गांधीनगर कोविड हॉस्पिटल। और वहाँ पे जो हालत है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उनके रिश्तेदारान कितने परेशान हैं। अगर अंदर खाना बेचते हैं 3-3 घंटे उनको खाना नहीं मिल रहा, जिसे कहते हैं 4-4 घंटे। आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि किन कानूनों के तहत ये जो हॉस्पिटल है ये आम लोगों को ट्रीटमेंट डिनाई कर सकता है? क्या ट्रीटमेंट डिनाई कर सकता है?
देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको, अगर मैंने 10 लाख का या 20 लाख का पल्लवी जी मैंने इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाया, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि भाई जितनी मेरी औकात है उसके मुताबिक किसी अच्छे, मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाया? आप मुझे बताइए। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करवाया कि कल को मुझे तकलीफ होगी तो मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज सो दैट आई कैन हैव। लेकिन यहाँ पे आज सूरत हाल ये देख लीजिए, अगर मेरा रसूख नहीं है इन दी पावर कॉरिडोर्स तो मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा नहीं सकता। मेरे लिए जीएमसी है, मेरे लिए गांधीनगर हॉस्पिटल है, लेकिन जो आदमी इम्पॉर्टेंट है उनको आप ये देख लीजिए, रेलवे स्टेशन के साथ क्या हमारी जो श्राइन बोर्ड की एकोमोडेशन है, क्या कहते हैं उसे, वैष्णवी धाम है। मैंने कई देखा भारतीय जनता पार्टी के लीडर और हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, दे वर आल्सो शिफ्टेड टू वैष्णवी धाम। लेकिन आम आदमी देखिए ना, बट ट्रीटमेंट एक आम आदमी व्हाट ही इज गेटिंग, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मैं आपको देखिए, एक तो इन्होंने यहाँ पे, अब आपको मालूम है कि रैंडम टेस्टिंग जम्मू की मार्केट्स में, बाज़ारों में इन्होंने शुरू कर ली है। लोग भाग रहे हैं, लोग कहते हैं हमने टेस्ट नहीं करवाना। ठीक है, हमें तकलीफ में आप रहने दीजिए, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू गो टू दी, अब ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम नारायणा जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन आप नारायणा जिसे कहते हैं आपने बंद कर दिया हुआ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जब तक सरकारी बाबू का फ़ोन नहीं जाएगा वहाँ आपका दाखिला नहीं होगा। लेकिन शकील साहब, जब ये नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया था, सरकार ने ज़मीन दी थी, और जब इस तरीके की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है तो उम्मीद ये होती है कि आम आदमी का और गरीब आदमी का जो है इलाज इन अस्पतालों में किया जाएगा। तो वही मैं समझना चाहूंगी कि किन कानूनों के तहत कोई भी हॉस्पिटल ये कह सकता है कि हम खाली वीवीआईपीज का कोविड ट्रीटमेंट करते हैं, आम लोगों का हम कोविड ट्रीटमेंट करते ही नहीं। देखिए बात ऐसे है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑफर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, डोनेशंस ऑफ द डिवोटीज। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक प्राइवेट आदमी, एक प्राइवेट प्लेयर के साथ, मुझे मालूम है ये भी डिफ़िकल्टी मुझे मालूम है कि अगर खुद श्राइन बोर्ड इस हॉस्पिटल को रन करता, उसकी भी आज यही हालत होती जो हमारे जीएमसी की है। आज वो हॉस्पिटल साफ़ सुथरा है, एक अच्छी जगह पे है, सफाई है, स्टाफ अच्छा है, वहाँ पे तभी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। बट हाउ यू कैन क्लोज योर डोर्स? अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि दैट आई हैव गॉट माई सेल्फ इंश्योर्ड विद ए लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, आज मुझे तकलीफ है तो आप मेरे लिए दरवाजे बंद कर देंगे? क्या मुझे आप ये कहेंगे कि बीवीआर सुब्रमण्यम साहब का पहले आप टेलीफोन करवाइए, उन्होंने हमें मना किया है? मैंने ये भी सुना, मुझे कई पेशेंट्स ने ये कहा कि जो वहाँ के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब का बड़ा दबाव है। लेकिन शकील साहब, यहाँ पे आप कई मामलों में जो है पीआईएल्स करते हैं, कई मामलों में जो है आप मुद्दे को लेकर चल पड़ते हैं। इस मामले में नजर नहीं आया कि आपने भी कोई जो है पीआईएल डाली हो, आपने भी कोई आरटीआई डालकर मालूम करने की कोशिश की हो कि भाई किन कानूनों के तहत ये जो है हॉस्पिटल जो है मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर रहा है? कोई कोशिश बाकी सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से भी नजर नहीं है इस मामले में पर्टिकुलरली? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने पल्लवी जी, और मैं आपको ये बात बिल्कुल सही कहूँगा, दिस इशू इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। पिछले 3-4 दिनों से बहुत टेलीफोन आए हैं मुझे, काफ़ी लोगों के, अनजान लोगों के, क्योंकि मेरा फेसबुक पे वो प्रोफाइल देखते रहते हैं। आई कीप ऑन रेजिंग इशू। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जिसे कहते हैं इफ़ दिस नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विल नॉट कम विद ए पब्लिक स्टेटमेंट, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया विद इन 10, 15 or 20 hours, definitely there is already a public interest litigation, court of its own motion हमारे हाई कोर्ट में चल रही है। Definitely I will make an application in that PIL कि ये साहब हो क्या रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिवीजन बेंच के नोटिस में ये बात लाऊंगा कि ये आपने ये जो आर्बिट्रेरी, ये जो जिसे कहते हैं सिस्टम शुरू किया है कि कुछ हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए, और जो वीआईपीज हैं, जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर पब्लिक मैन, हम अपने लोगों के लिए, वी आर ए गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस।
अगर वो बीमारी में हैं या वो तकलीफ में हैं, उनके लिए नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन शकील साहब, ये मामला आपने अभी कहा कि ये 2-3 दिनों से आपके नोटिस में आया, ये मामला तो बहुत पुराना है। शुरुआत में भी जब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा गया था कि वो शायद से पॉजिटिव आए हैं, वो लोग नारायणा गए थे, और उस टाइम भी लोगों ने यही सवाल उठाया था कि नारायणा तो कोविड का ट्रीटमेंट करता नहीं है, फिर लोग वहां पर जा क्यों रहे हैं। और एसिम्टोमेटिक अगर पेशेंट्स हैं तो उन्हें तो जीएमसी के आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है, उन्हें नारायणा जाने की क्या जरूरत है। क्या आप भी इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा मामला हो जाए, कोई मीडिया में मामला आ जाए, उसके बाद इसे नोटिस में लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बिल्कुल आपने सही वाइटल पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा जिसे कहते हैं पलवी, ये उठाया हुआ है। ये मामला जिसे कहते हैं, मैंने आप ही का इंटरव्यू में मैंने सुना था, बलविंदर जी ने और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इस मामले को हाईलाइट किया है। उन्होंने भी बड़े जोश के साथ ये बात की थी कि ये बड़ा गलत हो रहा है जिसे कहते हैं। और आप ये देखिए, सिर्फ यही एक मामला नहीं, जो बरियल और जो क्रीमेशन का इशू था वो भी एक बहुत बड़ा इशू इसके साथ अटैच था। और गाइडलाइंस ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको आइडेंटिफाई करनी है प्लेसेस जिसे कहते हैं फॉर बरियल, फॉर रिस्पेक्टफुल बरियल एंड क्रीमेशन ऑफ दिस पर्सन। अब देखिए उस इशू के ऊपर भी कितनी ट्रेजेडीज हुई हैं, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं। वही चीज़ मैं आपको ये दोहराना चाहता हूँ। होना तो ये चाहिए था पल्लवी जी कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती सिस्टम में, जिसे कहते हैं जो हमारी खामियां हैं, जो गलतियां हैं, हम उसे कुछ सीखते जिसे कहते हैं। हमने बार बार जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट किया, हमने बार बार कहा ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, दे डिज़र्व टू बी अप्रिशिएटेड। और इस वक्त देखिए आप, आज हम, क्योंकि आज जिस तरह से केसेस की तादाद बढ़ी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, डेफिनेटली ये मामला बहुत जल्दी, बहुत पहले इसे कहते हैं हमें डेफिनेटली कोर्ट के नोटिस में लाना चाहिए था कि ये जो फेवरेटिज्म, अनड्यू फेवर जो एक पर्टिकुलर क्लास को दिया जा रहा है, इसको डेफिनेटली पहले हाईलाइट करना चाहिए। आई डू एडमिट माई लैप्स, आई शुड हैव अर्लियर गॉन टू द हाई कोर्ट। लेकिन मैं भी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वी डोंट वांट टू लोअर द मोरल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कि भाई गलतियाँ, हम लोग इतनी बड़ी ट्रेजिडी के लिए हम लोग तैयार नहीं थे कि किसी ने सोचा नहीं था कि इस किस्म की बीमारी है कि हमें एक दूसरे से भागना पड़ेगा इसे कहते हैं। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट भी आई सिस्टम में, जिसे कहते हैं आपने देखा जो लोग रियासत में या जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे, उनकी जो शुरुआत में कठुआ में या यहाँ पे लखनपुर में जो हालत हुई, ठीक है, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, परेशानियाँ भी की, जिसे कहते हैं गर्मी का भी मौसम था, जिसे कहते हैं आहिस्ता पल्लवी जी इम्प्रूवमेंट्स हुई। जो SOP थे, जो गाइडलाइंस थी, उसमें रिलैक्सेशंस हुई, उसमें मैं आप लोगों का भी मशकूर हूँ। डेली बुलेटिन आपका चलता है, आप डेली बताते हैं कि आज ये गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे डिस्टर्बिंग है, जो पिछले 3-4 दिनों से बहुत डिस्टर्ब कर रही है पल्लवी जी, वो यही कि क्या ये जो हमने एक जिसे कहते हैं ना कि एक क्लासिफिकेशन हो गई है पेशेंट्स की, गरीब पेशेंट और रसूख वाला पेशेंट। शकील साहब, क्या आप मानेंगे कि ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी हुई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल नहीं है और किसी ने अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश भी नहीं की? एक कमिटी बनाई गई थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर मालूम चल जाना चाहिए कि जिन 2 परिजनों की मृत्यु PPE किट्स पहनने के कारण हुई, जिस मर्जी कारण से हुई, जो अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था और वो मृत्यु कैसे हुई? आज मुझे लगता है महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और वो अभी भी उस कमेटी की रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में कहीं नजर नहीं आ रही। और वो मुद्दा भी शुरुआत में 2-3 दिन लोगों ने उठाया, उसके बाद वो भी मानो पब्लिक डोमेन से गायब हो गया, जैसे किसी को याद भी नहीं कि 2 फैमिलीज जो हैं वो इम्पैक्ट हुई हों। पल्लवी जी, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट तो है, ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला, इतना सीरियस मामला, मुझे मालूम है, इतनी गर्मी में सिदरा में तवी के किनारे, जिसे कहते हैं, आप खुद सोच लीजिए, 2 नौजवान 50 साल से कम उम्र के, 39 साल या 40 साल उनकी उम्र है। आप मुझे बताइए, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई और किन कारणों के ऊपर डेथ हुई? जो पहली इंक्वायरी थी उसको रिजेक्ट किया गया, फिर दोबारा एक डी नोवो इंक्वायरी का आर्डर किया गया, लेकिन आपको कभी भी वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं मिलेगी। इसी तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में क्या आपने कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होते देखी है क्या? ठीक है, कितने यहाँ पे कमीशंस बनते हैं, कितनी यहाँ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज होती हैं, कोई चीज़ सामने आती है क्या? यहाँ मामलों को दबाया जाता है, जिसे कहते हैं, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और दूसरी बात कि इतने सीरियस मामलात में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इतने सीरियस मामलात में आप ये देखिए, आपने जो इशू हाईलाइट किया है, इसके अलावा आप ये देखिए जो डिग्याना में, यहाँ दुमाना में हुआ, हाफ बर्नट बॉडी,
ठीक है, कितना शेमफुल इंसिडेंट है जिसे कहते हैं। और फिर उसके ऊपर भी जब आप जैसे लोगों ने मेहनत की और जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो सामने आए और सरकार की जब तनकीद इतनी ज़्यादा हुई, अब आप ये देखिए, आई रियली सल्यूट मिस्टर बलविंदर सिंह कि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं क्रीमेशन एट शास्त्री नगर क्रीमेशन ग्राउंड। अब आप देखिए बिल्कुल स्मूथली क्रीमेशन जिसे कहते हैं हो रहे हैं। और अभी परसों हमारे एक मुस्लिम समुदाय में भी हमारे न्यू प्लाट से अकरम भाई हैं, उनकी वफ़ात हुई है, उनका भी बड़ा स्मूथली यहाँ गुजरनगर ग्रेवयार्ड में जिसे कहते हैं बरियल हुआ है। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं बीच में मैं कहूँगा अच्छी हैं, लेकिन पिछले मैं आपको कह रहा हूँ कुछ दिनों से जब से पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है, आप ये देखिए जो लोग इसमें जिनकी मौत वाक़या हो रही है उसका भी रेट जिसे कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। और जूं आप ये एक चीज़ और पल्लवी जी आप महसूस कर रहे होंगे कि जितने केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो रही हैं। आप ये देख लीजिए बाज़ार बिल्कुल खुल रहे हैं जिसे कहते हैं। और अभी आप देखिए जो अभी नया जो कैलेंडर है 1 सितंबर से, उसमें आप देख लीजिए कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स देयर विजिट हैव आल्सो बीन फैसिलिटेटेड। अब और कोई एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं उनको भी शुरू किया जा रहा है जिसे कहते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक तरफ से केसेस की तादाद बढ़ रही है और दूसरी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी ईज़ हो रही हैं। अब आप देखिए इंटर स्टेट मूवमेंट जिसे कहते हैं, विदाउट पास ई पास जिसे कहते हैं, उसको खोल दिया गया है जिसे कहते हैं। इसमें भी समझना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक गाइडलाइन निकलती है, स्टेट में वो गाइडलाइन आते आते बदल जाती है। स्टेट कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट कहती है कि हम इस गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ग्राउंड लेवल तक आते आते वो गाइडलाइन और ज्यादा मॉडिफाई हो जाती है। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है टॉप से, हम इस व्हाट्सएप मैसेज को मानेंगे, हमें एमएचए की ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस तरीके का जो है सिस्टम पूरा यहाँ पर चल रहा है कि एक कश्मीर में ऑर्डर निकलता है होम आइसोलेशन का, जम्मू में आते आते होम आइसोलेशन नहीं है, फिर जम्मू में जब तक होम आइसोलेशन आता है उसके बाद कहते हैं कि अभी डीसी ने होम आइसोलेशन का ऑर्डर नहीं निकाला तो होम आइसोलेशन का ऑर्डर भी नहीं माना जाएगा। अगर डीसी होम आइसोलेशन का ऑर्डर निकालते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट्स होम आइसोलेशन के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इन्हें होम आइसोलेट कैसे करें। तो ये किस तरीके का सिस्टम है, क्या एनार्की बन चुकी है? देखिए एक तरफ से तो हम ये कहते हैं पल्लवी जी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हवा दिल्ली में चलती है वही हवा जो है वो जम्मू कश्मीर में चलेगी। एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, हम यही बात कर रहे हैं ना कि इस देश में अब जम्मू कश्मीर जो है वो जो हम पहले कहते थे स्पेशल स्टेटस ये वो, अब तो वो टैग ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे भी इंडियन पैनल कोड है, जो कानून हमारा मरकज़ में है वही कानून यहाँ पे भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा और आपकी बात को सब्सटेंशिएट करूँगा। हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर ब्यासदेव, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, उनके सास ससुर उधमपुर में दे आर मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज। एज पर SOPs, एज पर गाइडलाइंस, अगर वो पॉजिटिव आए भी हैं तो उनकी जो वो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको होम में अपने घर में रखा जा सकता है। आप ये खुद अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो बाथरूम जाने के लिए भी डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसे कहते हैं। उन बुज़ुर्गों को पूरी फैमिली ने हाथ पांव जोड़े, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के और चीफ मेडिकल ऑफिसर उधमपुर के, हम इनको होम आइसोलेशन में अपनी जिम्मेवारी पर हम उनको रखना चाहते हैं। और साथ में उनको SOPs जो हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी दिखाई गई। टोटल इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर उधमपुर, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग मेरे पास आए, हमने एक बड़ा सॉफ्ट जिसे कहते हैं एक लीगल नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एज वेल एज टू द CMO। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज मैं देख रहा था जम्मू की किसी अखबार में यही बात जो आप कह रहे हैं, मैं अर्ली टाइम्स की बात करूंगा, उसमें CMO साहब का कोट क्या है कि जो हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं वो इजाज़त नहीं देती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो हैं वो इजाज़त देती हैं। ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में पेश कर रहा हूँ पल्लवी जी, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। और ये जो मोबाइल काम कर रहे हैं, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और ये कहाँ से हदायत आती हैं, एंड वाई दीज ब्यूरोक्रेट्स दे आर डिफीटिंग द इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ द SOPs फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आप उनसे बड़े हैं क्या, इसे कहते हैं? फिर आप
उसको एक्सक्यूज़, उसको जब आप कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लोकल कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं। एक 80 साल का शख्स, रिटायर्ड प्रोफेसर जिसने पूरे उधमपुर को पढ़ाया हुआ है, जिसे कहते हैं रिनोन्ड पर्सन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी वाइफ 80 साल उनकी उम्र है, जो हिल नहीं सकते हैं अपने बेड से, बाथरूम जाने के लिए भी अपने बच्चों से मोहताज हैं। आप उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप कानून की वायलेशन कर रहे हैं, SOPs की वायलेशन कर रहे हैं? और जिस तरह आपने सही फरमाया कि मतलब नाउ देयर इज ए पैरेलल पावर सेंटर कॉन्ट्रेरी टू द गाइडलाइंस इज ऑपरेटिंग हियर। और जो भी बात है, कहीं से कोई टेलीफोन ऐसा आ जाता है बीच में पलवी जी कि पूरा जो एस्टेब्लिश्ड SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको एक साइड पर रख लिया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है ये कौन सा पावर सेंटर है, ये क्या लोग कर रहे हैं, और उतना ही लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहूँगा कि जो कल 3 दिन से जो इन्होंने ये जो रैंडम टेस्टिंग भी शुरू की है, इससे भी लोगों में बहुत टेरर फैल गया है। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। लोग सरकारी इदारों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ डिलीवरी नहीं है, वहाँ डिलीवरी मैकेनिज़्म नहीं है, वहाँ पे इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, इसे कहते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। यही आखिर मैं आपसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए समझना चाहूंगी कि लॉकडाउन जब लगाया गया था, कारण ये बताया गया था कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, हमारे पास मैन पावर मौजूद हो, अगर केसेस बढ़े भी तो हम उन्हें हैंडल कर पाएं। उसके बावजूद भी देखा यह गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 33 बेड्स थे केवल आइसोलेशन के, जो फिल हो गए। उसके बाद एक ऑर्डर आता है कि वहां पर 200 बेड्स की कैपेसिटी इंक्रीज की जाए, लेकिन मैन पावर नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स दिन ब दिन पॉजिटिव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं केयरलेसनेस की वजह से भी PGs लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर जो पेशेंट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाता भी है तो एक पेशेंट को केटर करने के लिए आपके पास एक नर्स भी नहीं है। वो एक नर्स भी जो है वो 10 पेशेंट्स को, 15 पेशेंट्स को एक साथ केटर कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जाकर प्रॉपर केयर पाना पॉसिबल भी कैसे होगा? हम डॉक्टर्स को नहीं कह सकते कि आप कोरोना वॉरियर नहीं हैं, आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करें। वो एक डॉक्टर भी, जब इतना ओवर स्टाफ, इतना ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल होगा तो एक डॉक्टर करेगा क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा पल्लवी जी, अपना रूह, दिल, दिमाग इजाज़त नहीं देता अपने कोरोना वॉरियर्स के ख़िलाफ़ बात करने के लिए। दे हैव डन ट्रिमेंडस जॉब। लेकिन वही आप वाली बात, डॉक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा जो ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पॉजिटिव आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्ट्रिक्टली जो ऑब्ज़र्व होनी चाहिए थी गाइडलाइंस, उनको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब तक आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ डॉक्टर्स को, जिसे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप पेरिफेरी से क्यों नहीं डॉक्टर्स को लाते हैं? वाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर? क्या सिर्फ मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, मेरी ये सजेशन है सरकार को, आप क्यों नहीं, जिसे कहते हैं जो लोग दूर दराज इलाकों में बैठे हैं डॉक्टर्स, आप छोटे छोटे मॉड्यूल करवाइए ना उनको, 5 दिन, 6 दिन की, 10 दिन की आप उनको ट्रेनिंग करवाइए। यू इन्वॉल्व, आप इसको वार लाइक सिचुएशन क्यों नहीं ट्रीट कर रहे? क्या आपको लगता है जब फैसले लिए जाते हैं, इन डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, फिर फैसले लेने चाहिए? शायद होम आइसोलेशन का फैसला भी बहुत पहले लिया जा चुका हो। बिल्कुल। देखिए पल्लवी जी, आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारे पास काफ़ी तादाद है डॉक्टर्स की, और क्या आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन से नो कि मैं कोविड की ड्यूटी नहीं करूँगा? जब ऐसी बात है तो फिर ये दिक्कत क्यों आज आनी शुरू हो गई है कि आज हम ये चीज़ डिस्कस करने के ऊपर, कगार के ऊपर आ गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे या मेडिकल एजुकेशन के ऊपर कम क्यों हो रहा है? अभी देखिए, बड़ी खुशाइन बात है, जम्मू की जो HOD है माइक्रोबायोलॉजी और जो कश्मीर की, उनको आपने गोल्ड मेडल दिया, LG's गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी एंड फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस। तो हमें मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस नज़र आनी चाहिए फील्ड के ऊपर। और आज कैसी मेरिटोरियस फील्ड ये सर्विस है कि लोग आप पे विश्वास करना छोड़ गए हैं, जिसे कहते हैं, लोग आपके इंस्टीट्यूशंस में आना छोड़ गए हैं। लोग कहते हैं कि वी वांट टू हैव बेस्ट मेडिकल सर्विसेज। लोग कहते हैं कि हम लोग नारायणा जाना चाहते हैं, और नारायणा वाले ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिसे कहते हैं नारायणा हो गया सिर्फ VVIP का हॉस्पिटल, और गरीब आदमी का हॉस्पिटल हो गया बख्शीनगर CD हॉस्पिटल और गांधीनगर हॉस्पिटल। और वहाँ की भी जो हालत है वो आपके सामने है। क्या जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या उसको आराम करने का हक नहीं है?
आप बाहर से जितने हमारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से रोटेशन पे स्टाफ लाइए, आप उस हिसाब से रोस्टर बनाइए कि हर एक आदमी जो है, जिसे कहते हैं जो ये तमाम लोग जो वनरेबल हैं, इनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन की आप ड्यूटीज़ लगाइए। हमारे पास जब इतना स्टाफ है, और जब आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप ये देखिए हमारे पास मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, करोड़ों रुपए की इस टाइम खरीद हुई है। ये तो बाद में बातें पल्लवी जी सामने आएंगी जब इन लोगों का ऑडिट होगा, जब यहाँ तो लोगों ने एलिगेशंस लगाना भी शुरू कर दिए हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल भी उन बातों के ऊपर नहीं जाऊँगा। क्योंकि इस टाइम कई सारे जो नेसेसिटी जब होती है, तो जब आप परचेजेस करते हैं तो उसमें यू हैव टू इवन मेक सर्टेन डिविएशंस इन पब्लिक इंटरेस्ट आल्सो। इस टाइम तो बहुत कुछ जिसे कहते हैं चल भी रहा है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए थे, उसमें अब थोड़ी कमी जो है वो थोड़ी नज़र आई है। मैं आपको साफ बात कहूँगा। और इस टाइम इस तमाम ऑपरेशंस को डायरेक्टली हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी मज़ेदार बात देखिए पल्लवी जी, जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वेयर इज़ मिस्टर अटल डुल्लू? उनकी प्रेजेंस कहाँ है सारे सिस्टम में? आप मुझे बताइए, वेयर ही इज़ मिसिंग, ठीक है। उनको 24 घंटे गांधीनगर हॉस्पिटल में होना चाहिए। ही शुड बी परमानेंटली स्टेशन इन जीएमसी, ही शुड बी परमानेंटली मूविंग अराउंड द, जिसे कहते हैं 24 आवर्स। उनको रात को सोना नहीं चाहिए, इस वक्त जंग लगी हुई है। मैं आपको should be available for public grievances. He should be available for public grievances, but where he is, जिसे कहते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 महीने, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद किसी मीटिंग में नजर आ गए, ठीक है। और मैं पब्लिकली ये मैं चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि मिस्टर BVR सुब्रमण्यम and Mr. Atal Dullu, they are not on the same page with regard to COVID-19. They have serious differences. Let me make it public, जिसे कहते हैं। और लोगों का मजाक मत बनाइए, जिसे कहते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग आदमी परेशान है। और आ जाकर जिसे कहते हैं, हमारे पास स्वाय सरकारी इदारे के, स्वाय एक आम आदमी को सरकारी हॉस्पिटल जाने के, हमारे पास चारा क्या है, जिसे कहते हैं। आप देखिए सारा लोड जो है वो बख्शीनगर हमारे जीएमसी के ऊपर है, जिसे कहते हैं। हमारे जितने भी पेरिफेरल ये जो हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। साफ तौर पर आपने सुना कि जरूरत इस वक्त ये है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। अगर कोई बेस्ट हॉस्पिटल मौजूद है जो कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो ट्रीटमेंट हर एक के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे कोई आम आदमी है जो पे करने की कैपेसिटी रखता है, चाहे वो वीवीआईपी है। वहीं पर यह भी उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सर्वेंट खुद को कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम जो है पब्लिक की वजह से हैं, आखिर उन्हें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर खुद भरोसा क्यों नहीं है? वो क्यों वीवीआईपी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं? और वहीं सवाल खड़े हुए हैं उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस कोविड-19 की लड़ाई के साथ है, कि ये किस तरह की मैनेजमेंट है कि टॉप पर फैसले आप लेते हैं लेकिन ग्राउंड पर आपकी कोई सुनता ही नहीं।